Assalamu alaikum everyone. I welcome you all once again to the Society of Free Educators. This is session number 24th from the class of Communication Skills, Learning and Development. So let's have a quick recap of what we have done earlier. In the previous session, we were having a podcast which was related to playing a drama that is called Frankenstein. Just give me 1 second. There are few others who want to join. And we all participated in that drama. It was a very nice activity, which is usually done on the theater, on the stage, while facing the audience, and we have face-to-face conversations with everyone in playing a drama. But as we all know that there is pandemic situation here, and we are conducting this session online, so we conducted it on through our mobile screens. Coming to the session today. Today will be a very short session, as many of the students will not be able to join the class. They have already messaged me, and they are busy with Eid. So, coming to the verbal skills section, let us understand the difference between see, look, and watch. Just give me 1 second. Let me add some more people. So, before we proceed further, is there anyone who can make us understand what is the difference, or what actually see, look, and watch means? कोई बताएगा कि इनमें फर्क क्या है तीनों में, सी, लुक और वॉच में? सी, देखो क्या होता है, सी, लुक और वॉच, ये तीनों वर्ड्स जो है ना, ये देखने से रिलेटेड है. अगर उर्दू में हम सी, लुक या वॉच का ट्रांसलेशन करेंगे, तो उसका जो ट्रांसलेशन आएगा वो है देखना, या नजर रखना, या नजर घुमाना. बट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी इनका मीनिंग चेंज हो जाता है. सी का मतलब तो सिर्फ देखना आता है, लुक का मतलब ध्यान रखना भी आता है कई बार, और वॉच का मतलब आता है पहरेदारी करना या नजर रखना. अब अगर ये तीनों का मतलब नजर रखना ही है या फिर देखने से रिलेटेड है, तो तीन अलग अलग वर्ड्स क्यों, मैं तीनों को एक साथ क्यों नहीं यूज कर सकता? इस क्वेश्चन का आंसर हमें अभी मिल जाएगा. यही हम लोग आज पढ़ेंगे कि इन तीनों में फर्क क्या है. तो पहली चीज है, देखो, माई मदर ऑर्डर्ड मी टू सी यू. मेरी माँ ने मुझे ऑर्डर किया कि तुम्हें देखो. माई मदर ऑर्डर्ड मी टू लुक फॉर यू. मेरी माँ ने मुझे ऑर्डर किया कि तुम्हें ढूंढो. ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया. लुक जो है, अब ढूंढना तो मुझे देख कर ही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया. लुक का मतलब भी देखना ही होता है, मगर यहाँ पर ढूंढना आ रहा है. और फिर तीसरा, माई मदर ऑर्डर्ड मी टू कीप ए वॉच ऑन यू. मेरी माँ ने मुझे हुक्म दिया कि तुम पर निगरानी रखो, नजर रखो तुम पर. तो ये भी रिलेटेड देखने से ही है. यहाँ से इन तीनों का जो डिफरेंस है वो पता लगेगा. सी जो है, ये यूज किया जाता है जब हम कुछ ऐसी चीज डिस्क्राइब करते हैं जिसमें हम अपनी आंखों की एबिलिटी का इस्तेमाल बयान करते हैं. See means to have the ability to use your eyes, or to notice something with your eyes. तो जब आप कुछ ऐसा डिस्क्राइब करना चाहते हो किसी सेंटेंस में जिसमें आप अपनी आंखों की देखने की एबिलिटी को यूज करना चाहते हो, या फिर आपने अपनी आंखों से किसी चीज को नोटिस किया, वो चीज आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, वहां पर हम सी यूज करेंगे. जैसे माई मदर ऑर्डर्ड मी टू सी यू, तो मेरी माँ ने मुझे हुक्म दिया कि तुम्हें देखो. यहाँ पर जो देखो है वो फिजिकली देखना है. ठीक है, इसका एग्जांपल है, आई कांट सी एनीथिंग विद द लाइट्स ऑफ. मैं अगर लाइट्स ऑफ हो तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा. और डिड यू सी द मून लास्ट नाइट, इट वाज ह्यूज. क्या तुमने पिछली रात को चांद देखा, वो बहुत बड़ा लग रहा था. ये समझ आया सबको? ओके. अब आता है लुक की बात. लुक क्या होता है? जब आप अपनी आंखों को एक पर्टिकुलर, या अपने चेहरे को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमाते हो किसी चीज को देखने के लिए, तो इसको अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो वह टू टर्न योर आईज टुवर्ड्स समथिंग टू सी इट. जब आप अपनी आंखें घुमाते हो किसी चीज को देखने के लिए, उस टाइम हम लुक यूज करते हैं. इसका एग्जांपल है, लुक एट द पेंटिंग, इट इज कलरफुल. पेंटिंग की तरफ देखो, ये कलरफुल है. यहाँ पर जो देखो है, इसका मतलब है कि मैं पहले कहीं और देख रहा था, या फिर
मेरा ध्यान जो है वो पेंटिंग की तरफ नहीं है और मुझे कहा जा रहा है कि पेंटिंग की तरफ देखो, अपना चेहरा घुमाओ, अपनी आंखें घुमाओ पेंटिंग की तरफ, उसको देखो वो कितनी कलरफुल है। डू नॉट लुक एट सन विद नेक्ड आइज, इट इफेक्ट्स द आई साइट। अपनी नंगी आंखों से सूरज को मत देखो, वो तुम्हारी आईसाइट को, वो आईसाइट को इफेक्ट करेगी। अब यहाँ पर भी जो है ना, देखो हम ये क्यों नहीं बोलते डू नॉट सी द सन विद नेक्ड आइज, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं देखता कोई भी उसको, वो ऑब्वियस है। लेकिन हाँ, उसकी तरफ नजर जरूर डाल सकता है, 1 मिनट के लिए वो चेहरा घुमाकर सूरज को देखेगा, और वो एक पल के लिए ही देख पाएगा नंगी आंखों से। वो अगर गॉगल्स वगैरह लगाएगा तो फिर तो लंबा देख लेगा। तो यही चीज यहाँ बोली गई है। तो सी और लुक में डिफरेंस पता लगा। सी, जब आप अपनी आंखों की एबिलिटी का इस्तेमाल के बारे में कुछ बताना चाहते हो या उससे रिलेटेड कोई चीज काम डिस्क्राइब करना चाहते हो, तब हम बोलते हैं सी। लुक जो है, जब आप देखते हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी पर्टिकुलर चीज को अपनी आंखों से, उसको हम बोलते हैं लुक। और वैसे ये जो सेंटेंस है, माई मदर ऑर्डर्ड मी टू लुक फॉर यू, ये है कि मेरी माँ ने मुझे हुक्म दिया कि तुम्हें ढूंढो। लुक फॉर यू इज ढूंढो। अब ढूंढा कैसे जाता है? आंखों से देखकर, हर एक डायरेक्शन में आप देखते हो, आंखों से समझते हो, नोटिस करते हो, उसको हम ढूंढना कहते हैं, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं लुक फॉर यू। या फिर अब तीसरा हम देखते हैं इसमें, वॉच जो है, वॉच कब यूज होता है? टू लुक एट समथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर कोई चीज है जिसको मैं किसी वक्फे से या किसी वक्त से देख रहा हूँ या किसी पर्टिकुलर पीरियड से मैं देखूंगा, तब मैं वॉच यूज करूंगा। इसीलिए जो मूवीज हैं उसमें हम लुक नहीं यूज करते, ना ही सी कर। मैं नहीं बोलता आई वेंट टू द थिएटर टू सी द मूवी या आई वेंट टू द थिएटर टू लुक द मूवी। मैं बोलता आई वेंट टू द थिएटर टू वॉच द मूवी। जैसे लेट अस वॉच द मूवी टुनाइट, चलो आज रात को मूवी देखते हैं। अब वॉच जो, क्योंकि मूवी 2-2.5 घंटे की होगी या 1-1.5 घंटे की होगी, इसलिए वॉच वर्ड यूज हुआ है। जहां पर भी आपको किसी चीज को किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए देखना है, उसको हम बोलते हैं वॉच। समझे? इसीलिए मूवीज के साथ हम सी या लुक नहीं यूज करते। जो बोलते हैं ना अक्सर कि कम लेट्स सी द मूवी टुनाइट, या कम लेट्स सी द मूवी इन द वीकेंड, तो सी द मूवी नहीं होता, वॉच द मूवी होता है। आप उसको आंखों से देखते जरूर हो, लेकिन आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए देखते हो, इसलिए वॉच वर्ड यूज करना करेक्ट है, और सी वर्ड यूज करना मूवीज के लिए साथ इनकरेक्ट है। और इसी तरह एक और इसका सेंटेंस है एग्जाम्पल में, कीप ए वॉच एट द डोर, अपन दरवाजे की तरफ निगरानी रखना, द गेस्ट में बी अराइविंग इन फ्यू मिनट्स, जो गेस्ट हैं, जो मेहमान है, वो कुछ मिनटों में आ रहे हैं। अब एक चीज इसमें और है, देखो, वॉच जो है वो नजर रखना या पहरेदारी करना भी है। तो फिर अगर इस सेंटेंस को कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? माई मदर ऑर्डर्ड मी टू कीप ए वॉच ऑन यू, तो मेरी माँ ने मुझे हुक्म दिया कि तुम पर नजर रखो। इस पे वॉच जो है वो करेक्ट क्यों है? कौन बताएगा ये? चलो मैं बताता हूँ। देखो, वॉच क्या होता है, जब आप किसी चीज के ऊपर नजर रखते हो तो आप तभी तक नजर रखते हो जब तक वो वहां है। एक बार वो वहां से चली गई तो आप उसको ढूंढते हो, फिर आप नजर नहीं रखते हो। जैसे माई मदर ऑर्डर्ड मी टू कीप ए वॉच ऑन यू, मेरी माँ ने मुझे हुक्म दिया कि तुम पर नजर रखो। अब ये जो नजर रखो है, ये मैं तब तक नजर रख सकता हूँ जब तक मेरे सामने तुम बैठे हो या मेरे सामने तुम खड़े हो। एक बार तुम वहां से चले जाओगे, देन आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर यू। ठीक है? एक बार तुम वहां से चले जाओगे, फिर मैं तुम्हें ढूंढना शुरू करूंगा, तो देन आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर यू। और जब मुझे तुम्हें मैं जब ढूंढ रहा हूँ और ढूंढते ढूंढते मुझे तुम कहीं दिखोगे, तो मैं बोलूंगा आई हैव सीन यू या आई सॉ यू। ठीक है? तो ये चीज है। क्लियर है सबको? किसी को पूछना है कुछ इसमें? चलो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, वर्बल स्किल्स, टू और इनफ का डिफरेंस। किसी को मालूम है ये दोनों क्या है, या इनका डिफरेंस, या इनका यूज क्या है, इनका ट्रांसलेशन क्या है? टू क्या होता है और इनफ क्या होता है? कौन बताएगा? फैसल, आप बताओगे? Here two means ये भी, including this also.
और इनफ का मतलब पर्याप्त, हिंदी में बोलेंगे पर्याप्त, मतलब कि इतना काफी है। चलो ठीक है, ये करेक्ट है एक्चुअली। इनफ जो है वो तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ हमारे लिए काफ़ी होती है। अब मैं बताता हूँ आपको, जो आपने बोला वो बिल्कुल करेक्ट है। ये दोनों क्वांटिफायर्स हैं। क्वांटिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे फ्यू और ए फ्यू, ये भी क्वांटिफायर्स थे। लिटिल, ये लेस और फ्यूअर, ये भी क्वांटिफायर्स थे। वैसे टू और इनफ जो है ये भी क्वांटिफायर्स है, मगर ये सफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कोई चीज कितनी हमारे पास बराबर है या नहीं है। ये दोनों वर्ड्स उसको बयान करते हैं। जैसे द वाटर इन द बॉटल इज टू लेस टू ड्रिंक, ठीक है, और द वाटर इन द बॉटल इज इनफ टू ड्रिंक। अब टू लेस टू ड्रिंक और इनफ इज ड्रिंक, इन दोनों में फर्क क्या है, ये चीज हम देखते हैं। टू जो है ये यूजुअली नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। जब कोई चीज की कमी हमारे पास हो जाती है तब हम टू को यूज करते हैं। इट कैन मीन दैट देर इज ए प्रॉब्लम और समथिंग इज अनसुटेबल फॉर द पर्पस। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, मतलब जो काम या जो चीज जितनी होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं है अभी, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर वो उस काम के लिए सूटेबल नहीं है जो हम करना चाहते हैं। टू वहाँ यूज होता है। और इनफ का जैसे फैसल ने बताया बिल्कुल करेक्ट था। इनफ जो है ये यूजुअली पॉजिटिव वे में यूज होता है। और ये कब यूज करते हैं, व्हेन यू हैव इनफ ऑफ समथिंग, इट इज सूटेबल और सफिशिएंट फॉर व्हाट यू वांट टू डू। तो जब कोई चीज आपके पास या तो सूटेबल हो या फिर इतनी मिकदार में हो जितनी तुम्हें चाहिए, तब हम इनफ को यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है, द टी शर्ट इज टू लॉन्ग आई कांट वेयर इट। ये टी शर्ट बहुत लंबी है, मैं इसको पहन नहीं सकता। अब द टी शर्ट इज टू लॉन्ग, ये जो टू लॉन्ग है ये नेगेटिव तो नहीं है यहाँ पर, सिर्फ टू लॉन्ग तक। आई कांट वेयर इट ये नेगेटिव है, लेकिन द टी शर्ट इज टू लॉन्ग ये नेगेटिव नहीं है। बट यहाँ पर जो टू लॉन्ग है इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये उतनी लंबी तो नहीं है जितनी मुझे आनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा लंबी है, तो उससे ज्यादा लंबी भी एक प्रॉब्लम है। इसी तरह देयर वर टू मेनी पीपल एट द पार्टी, तो ये जो टू मेनी पीपल एट द पार्टी है ये भी एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, अपना अनसुटेबल फॉर द पर्पस है, कि पार्टी में इतने लोग नहीं होने चाहिए थे जितने अभी हैं, ठीक। उसी तरह द टी शर्ट इज बिग इनफ फॉर मी टू वेयर। अब ये सफिशिएंसी दिखा रहा है यहाँ पर कि टी शर्ट उतनी बड़ी है जितनी मेरे को पहननी चाहिए, या उतनी बड़ी है जितनी मेरे को आनी चाहिए। दूसरा, देयर इज इनफ फूड फॉर एवरीवन टू ईट। खाना बहुत है हम सबके खाने के लिए, तो इनफ फूड जो फॉर एवरीवन टू ईट इज सुटेबल एज वेल एज सफिशिएंट। अब इन दोनों को देखते हुए इन दोनों सेंटेंसेस का कौन ट्रांसलेशन करेगा? द वाटर इज, वाटर इन द बॉटल इज टू लेस टू ड्रिंक, और द वाटर इन द बॉटल इज इनफ टू ड्रिंक। कौन इसको ट्रांसलेट करके हमें बताएगा कि इसमें क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, और क्या मीनिंग है इसका? मरियम, आप बता सकते हो ये? Yes, sir. हाँ। The T-shirt is नहीं नहीं, टी शर्ट इन द the वाटर इन द way बॉटल इज टू लेस the टू ड्रिंक। person. Which one, sir? द वाटर इन द बॉटल इज टू लेस टू ड्रिंक, और द वाटर इन द बॉटल इज इनफ टू ड्रिंक, इन दोनों का ट्रांसलेशन और मीनिंग। The water in the bottle is too less. मतलब bottle में पानी बहुत कम है. So the person who says this actually wants more water to drink. Yes, so So they say this that is a it is too problem. less to drink. Yes, yes. It is not enough. It is not enough to be accepted as a suitable quantity. मतलब पानी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो इसलिए टू लेस टू ड्रिंक। और इनफ टू ड्रिंक का क्या हो गया? Enough जो जितना वो पर्सन चाहता है उतना ही पानी है और उसके लिए वो काफी है, इसलिए वो enough to हाँ, drink कहता है. बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि पानी उतना है जितना काफी है, जितना उसको चाहिए उसके लिए पानी काफी है वाटर में। तो ये इसका करेक्ट यूजेज है। थैंक यू। चलो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। ओह, ये व्हेन यू कैन नॉट विन नहीं आना था, यहाँ चेरी पिक आएगा। तो चेरी पिक एक फ्रेज है। चेरी पिक हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी, देखो, चेरी पिक जो है ना ये हमने बहुत सुना है कि द लीडर चेरी पिक्ड हिज कैबिनेट, या फिर द प्रिंसिपल चेरी पिक्ड हिज स्टाफ, द इंजीनियर चेरी पिक्ड हिज वर्कर्स।
तो चेरी पिक्ड एक्चुअली होता क्या है? चेरी पिक या चेरी पिक्ड ये एक ऐसी एक्शन होती है जिसमें आप खुद से चूज करते हो फ्रॉम ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या फ्रॉम ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ समथिंग। आपको एक ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसमें से आप अपनी मर्जी से या अपने हिसाब से चूज करो, और उसमें भी आप क्या देखते हो, जो चीज आपके लिए सबसे बेस्ट है या जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा डिजायरेबल है। तो ये दो इसके क्राइटेरियाज हैं। अगर कोई चीज में आप ये दो क्राइटेरिया यूज करते हो तो आप उसको चेरी पिक कर रहे हो। हम इसको देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है। इट मीन्स यू चूज ओनली व्हाट इज बेस्ट और मोस्ट डिजायरेबल टू यू फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पीपल और फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ थिंग्स। तो इसका मीनिंग ये है कि आपने उन चीजों को चूज किया खुद से, या तो जो आपके लिए बेस्ट थी या फिर जो आपके लिए सबसे ज्यादा डिजायरेबल थी। डिजायरेबल मतलब वही चूज किए जो आपको चाहिए थे अपनी मर्जी के। किस में से चूज किए? या लोगों में से या एक ग्रुप ऑफ थिंग्स में से। तब हम ये जो वर्ड है चेरी पिक, इसको यूज करते हैं। एक इसका एग्जांपल है, वी नीड टू चेरी पिक द बेस्ट फूड फॉर अवर न्यू होटल। तो मैंने एक नया होटल खोला है, मेरे को उसके लिए बेस्ट फूड चूज करना है अपने हिसाब से। सो यहाँ पर चेरी पिक जो है वो डिजायरेबल कंडीशन के लिए यूज हो रहा है कि वी नीड टू चूज द फूड विच इज मोस्ट डिजायरेबल फॉर अवर न्यू होटल। वैसे यू विल हैव टू चेरी पिक द सेल्स टीम फॉर अवर न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर जो चेरी पिक है ये आ रहा है बेस्ट, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू के लिए। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, देयर इज समवन इन द चैट। सर थोड़ा रिपीट कीजिए। ओके, देखो चेरी पिक क्या होता है, मैं फिर रिपीट करता हूँ। चेरी पिक जो फ्रेज है ये उस कंडीशन के लिए यूज किया जाता है जहां पर आपके पास एक चॉइस होती है चूज करने की, या लोगों में से या चीजों में से। और आप चूज करते टाइम दो ही चीजें ध्यान में रखते हो, या तो आप उनको चूज करते हो जो आपकी मर्जी के हों, या फिर आप उनको चूज करते हो जो आपके लिए बेस्ट हो। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं चेरी पिक। कोई एक ऐसी एक्शन जिसमें आप चूज करते हो उन चीजों को जो आपके लिए बेस्ट है, या फिर जो आपके लिए आपकी मर्जी की है, या उन लोगों को जो आपके लिए बेस्ट है, या उन लोगों को जो आपकी मर्जी के हैं, उसको हम बोलते हैं चेरी पिक। इसकी एग्जांपल है, वी नीड टू चेरी पिक द बेस्ट फूड फॉर अवर न्यू होटल। तो हमें अपने न्यू होटल के लिए जो खाना है उसको चेरी पिक करना पड़ेगा, बेस्ट खाने को। यहाँ पर चेरी पिक का मतलब है कि हमें वो खाना चूज करना है अपने न्यू होटल के लिए जो सबसे ज्यादा डिजायरेबल हो, जो लोगों का मन हो खाने का। तो यहाँ पर वो है चेरी पिक। अब दूसरा सेंटेंस है, यू विल हैव टू चेरी पिक द सेल्स टीम फॉर अवर न्यू प्रोजेक्ट। आपको चेरी पिक करना पड़ेगा सेल्स टीम के अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका मतलब है कि आप एक मैनेजर हो, आपको एक टीम तैयार करनी है, सेल्स टीम, जो कि आपका प्रोडक्ट बेचे, और उस टीम को आपको चेरी पिक करना है। चेरी पिक यहाँ पर मतलब है कि आपको खुद चूज करने पड़ेंगे लोग जो कि बेस्ट हैं इस काम में। क्लियर हुआ ये सबको? ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं हम, या फिर ये एक और इसका एग्जांपल देख लो। दिस इज माय चेरी पिक टीम। यहाँ पर चेरी पिक जो है वो दोनों के लिए है, डिजायरेबल भी और बेस्ट भी, कि ये टीम मेरी चुनी हुई है, इसमें मेरी मर्जी के लोग हैं और वो बेस्ट हैं, जो काम वो कर रहे हैं उसमें वो बेस्ट है। तो नेक्स्ट है हमारा बिजनेस इंग्लिश में ओवर टाइम की लैंग्वेज क्या होती है, या ओवर टाइम के बारे में कैसे बताया जाता है। इसके ब्रॉडली जो है ना वो 4 फ्रेजेस हैं, इसके ज्यादा नहीं होते, 4 होते हैं। और 4 में से भी एक जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, और बाकी 3 मैं बोलूंगा सिर्फ 1% यूज होते हैं, और एक जो है वो 99% यूज होता है। जैसे डूइंग ओवर टाइम, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्रेज है। ओवर टाइम को सबसे अच्छा ओवर टाइम वर्ड यूज करके ही बयान किया जा सकता है। इसके अलावा जो बाकी हैं वो बहुत रेयरली और बहुत कम कंडीशंस में यूज होते हैं। जैसे बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, तो मोमबत्ती दोनों तरफ से जला रहे हो, इसका मतलब वो मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ कि एक तो मैं वो टाइम दे रहा हूँ अपनी ऑफिस में या अपने काम में जो सपोज्ड है मुझे देना। that this means that I am spending the time in the office which I am supposed to do. Apart from that, I am also spending the time in the office which I am not supposed to do. तो ओवर टाइम करना
नहीं है। आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में देखोगे ना, तो ओवर टाइम इज नॉट ए गुड थिंग। ओवर टाइम को कभी भी ये नहीं किया जाता, क्या बोलते हैं इसको, प्रमोट नहीं किया जाता ओवर टाइम को। और ओवर टाइम करना एक बहुत बुरी बात मानी जाती है, क्योंकि पंचुअलिटी से रिलेटेड है ये। ओवर टाइम कौन करेगा? या तो जो पंचुअल नहीं होगा वो करेगा, या फिर जिसने अपने टाइम पे काम खत्म नहीं किया वो करेगा। तीसरी कंडीशन ओवर टाइम की कि अगर काम आपके पास बहुत ज्यादा आ गया तब आप ओवर टाइम करते हो। लेकिन अगर काम आपके पास सबसे ज्यादा आया, दैट मीन्स यू आर मेकिंग मोस्ट ऑफ द मनी। तो आप पैसा भी उतना ही बना रहे हो जितना आपके पास काम आया है। तो उस कंडीशन में ओवर टाइम को बुरा नहीं माना जाता, बट ओवरऑल ओवर टाइम को बहुत बुरा माना जाता है। इसीलिए ये जो फ्रेज है ना, बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका मतलब हुआ कि मैं एक तो ऑफिस में मैं वो टाइम बिता रहा हूँ जो 9 घंटे 10 घंटे की मेरी ड्यूटी है, जो 8 घंटे 6 घंटे की मेरी ड्यूटी है ऑफिस की, वो तो मैं दे ही रहा हूँ ऑफिस को। उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द टाइम है जो मुझे अपनी फैमिली के साथ या अपने पर्सनल टाइम में बिताना चाहिए, मैं वो भी ऑफिस में दे रहा हूँ। तीसरा फ्रेज है पुटिंग इन आवर्स। अब ये जो पुटिंग इन आवर्स है ना, ये बहुत इंटेलेक्चुअल सा फ्रेज है, एक बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा फ्रेज है ये पुटिंग इन आवर्स। पुटिंग इन आवर्स का मतलब है कि मैं एक्स्ट्रा घंटे अपनी ड्यूटी में डाल रहा हूँ। और चौथा है बर्निंग आउट। तो बर्निंग आउट किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका एक ना एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है इस फ्रेज का, बर्निंग आउट का। देखो क्या होता है, मान लो 9 to 5 जॉब है किसी की, वो 9 बजे ऑफिस आता है बंदा, 1 1:30 बजे थोड़ा सा थकता है, 3 4 बजे थोड़ा और थकता है, और 5 बजते बजते उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर 5 बजने के बाद भी अगर उसको बैठना पड़ रहा है, मतलब वो ओवर टाइम कर रहा है, तो वो बर्न आउट कर रहा है अपने आप को, मतलब वो अपने आप को इतना थका चुका है कि उसकी एनर्जी खत्म हो रही है। इसलिए हम इसको बर्निंग आउट कहते हैं। तो ये 4 फ्रेजेस हैं ओवर टाइम के लिए। डूइंग ओवर टाइम बहुत फॉर्मल है, जो कि 99% यूज होता है। बर्निंग द कैंडल एक पोइटिक वे है कहने का। पुटिंग इन आवर्स ये है कि जब आप किसी को बताते हो कि हाँ यार मैं ओटिंग कर रहा हूँ, ओटिंग मतलब मैं ओवर टाइमिंग कर रहा हूँ, OTING, ओटिंग। ओटिंग इज ओवर टाइमिंग। और बर्निंग आउट जो है ये फ्रेंडली या फॉर्मल वे है। आप अपने किसी कलीग को कह सकते हो, यार आई एम बर्निंग आउट टुडे, आई एम डूइंग ओवर टाइम। पुटिंग इन आवर्स इज, आप अपने मैनेजर को बोलोगे, सर आई एम पुटिंग इन आवर्स टुडे बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट टू डू टिल नाउ, as the shift has ended but there is lot of work to do. Burning the candle at both ends, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। Today I am burning the candles at both ends, या I am burning the candles at both ends from the last 15 days as the project is in the transition phase. और doing overtime का सिंपल सा है कि I am doing overtime today because I need some extra bucks to take home. तो ये 4 फ्रेजेस हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इनके अलावा और भी हैं बट वो इतना यूज नहीं होता। इन चारों में भी डूइंग ओवर टाइम जो है ये सबसे सिंपल और सबसे अच्छा फ्रेज है जो 99% यूज होता है। सो इज देयर एनीवन हु वांट्स टू आस्क समथिंग, या क्लियर है सबको ये? ओके, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं हम, अपने वर्ड रूट एनालिसिस और प्रोनाउंसिएशन की तरफ। तो पहला जो वर्ड हम पढ़ेंगे वो है आज इंटर, सेकंड इज इंट्रा या इंट्रो, थर्ड इज ईडियो, IDIO, ईडियो, एंड द फोर्थ इज इंफ्रा, INFRA। तो इंटर जो है इसका मीनिंग होता है बिटवीन, अलोंग या जॉइंटली। और इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल जो है इसका मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा कंट्रीज को इन्वॉल्व करने वाली कोई चीज, या मल्टीपल नेशंस को इन्वॉल्व करने वाली कोई चीज। इंटरसेक्शन इज जहां पर दो या दो से ज्यादा रोड्स आपस में जुड़े, दैट इज इंटरसेक्शन। और इंटरसेप्ट इज जब आप किसी चीज को रोकते हो, टू स्टॉप और इंटरप्ट द कोर्स ऑफ समथिंग। क्लियर है ये सबको? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज इंट्रा और इंट्रो। अब इंट्रा और इंट्रो जो है ना, ये इनसाइड या विद इन की तरह है, अंदर ही अंदर, इसको उर्दू में हम बोलेंगे। जैसे इंट्रा स्टेट, एक स्टेट के अंदर, जैसे पंजाब में अगर आप जाओगे तो वहां पर इंटर स्टेट बस टर्मिनल्स होते हैं और इंट्रा स्टेट बस टर्मिनल्स होते हैं। जो इंटर स्टेट बस टर्मिनल्स होते हैं उसमें हरियाणा से भी गाड़ियां आती हैं, दिल्ली से भी आती हैं, राजस्थान से भी आती हैं, जम्मू से भी आती हैं, यूपी से भी आती हैं। लेकिन जो इंट्रा स्टेट बस टर्मिनल्स होते हैं, वहां पर जो बसेस आती हैं वो आसपास की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। वो बसेस होती हैं जो सिर्फ स्टेट में चलती हैं, स्टेट से बाहर नहीं जाती।
और फिर है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस मतलब वेन में लगाई जाने वाली चीज, इनसाइड और इनटू ए वेन। इंट्रोवर्ट इज एक ऐसा आदमी जो शर्माता हो और अपने आप से ही रहता हो, अपने अंदर, विद इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। क्लियर है सबको ये? ओके। थर्ड इज ईडियो। अब IDIO, इट इज पेकुलियर मतलब अलग सा, पर्सनल या फिर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग। इसका पहला वर्ड है इडियोमेटिक। इडियोमेटिक इज पेकुलियर टू ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। कोई ऐसी चीज जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ ही है और किसी और के साथ नहीं है, दैट्स इडियोमेटिक। सेकंड इज इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी इज एक ऐसा फिजिकल या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक, एक टिपिकल होता है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। जैसे एक आदमी की चलने की चाल बहुत डिफरेंट है, तो ये एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसका, हम बोलेंगे दिस इज हिज इडियोक्रेसी। एक आदमी मान लीजिए कि वो हर चीज को ना बोलता है, ठीक है, तो ये जो ना बोलने की उसकी आदत है, ये उसका मेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। मान लीजिए मेरा भाई है कोई और वो हर चीज को ना बोलता है, उसको कुछ भी पूछो वो पहली बार में ना ही बोलेगा, तो मैं बोलूंगा माय ब्रदर्स इडियोक्रेसी इज सच एट सच ए लेवल दैट ही सेज नो टू एवरीथिंग व्हेन आस्क्ड फर्स्ट। तो मेरे भाई की इडियोक्रेसी कैसे लेवल पे है, जब वो हर चीज को ना बोलता है जब उसको पहली बार पूछा जाता है। और इडियट एक फुलिश या स्टूपिड पर्सन को कहा जाता है। क्लियर है सबको ये? किसी को पूछना है इसमें कुछ? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज INFRA, इंफ्रा। इंफ्रा होता है बीनीथ या बिलो। बीनीथ हो गया अंदर, ये नीचे। बिलो वो भी होता है नीचे। लेकिन बिलो जो है वो बिलो हम लेवल्स के लिए भी यूज करते हैं, मगर बीनीथ फिजिकली कोई चीज किसी चीज के नीचे पड़ी है किसी सरफेस के, तो तब हम बीनीथ यूज करते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है अंडरलाइंग फ्रेमवर्क ऑफ ए सिस्टम, ढांचा जिसको हम कहते हैं उर्दू में, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रारेड बिलो द रेगुलर लाइट स्पेक्ट्रम। तो लाइट का एक स्पेक्ट्रम है जिसमें 3 तरह की रेज होती हैं ब्रॉडली, अल्ट्रावायलेंट रेज, इंफ्रारेड रेज और विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट का जो लाइट स्पेक्ट्रम है उससे भी नीचे जो होता है उसको हम कहते हैं इंफ्रारेड। तो इसमें पूछना है किसी को कुछ, या वी शैल मूव फर्दर? बताओ। चलो ग्रामर की तरफ चलते हैं। आज बहुत छोटा होने वाला है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं आज। ग्रामर में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिया था, सो टुडे इज द टर्न ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बट बिफोर गोइंग टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, लेट मी आस्क यू गाइस कि वॉइस होता क्या है? कौन बताएगा कि वॉइस क्या होता है या इसकी जरूरत क्या पड़ी? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तो समझ आता है कि उसकी जरूरत क्या पड़ी। उसकी जरूरत ये थी कि जब आप किसी और की कही हुई बात को अपने वर्ड्स में बताओगे तो वो इनडायरेक्ट हो गया, या फिर जब आप किसी और की कही हुई बात को उन्हीं के वर्ड्स यूज करके बताओगे तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच का यूज कहाँ है? जब हम किसी की बात को बताएं किसी और को, वो है डायरेक्ट। लेकिन एक्टिव और पैसिव वॉइस का क्या चक्कर है? ये क्यों आए फील्ड में, या ये है क्या? या फिर वॉइस ऑफ टेंस या वॉइस ऑफ वर्ब क्या होता है? कौन बताएगा ये? फैसल, मरियम, रक्षंदा, कौन बताएगा? रक्षंदा आप बताओगे? फैसल आप? चलो मैं बताता हूँ, छोड़ो। देखो वॉइस क्या होता है, एक सब्जेक्ट का, और उस एक, देखो एक सेंटेंस में क्या क्या होता है। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में क्या क्या होता है? वर्ब होता है, मॉडल होता है, प्रीपोजिशन होता है, नाउन्स होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन एक सब्जेक्ट का और एक वर्ब का एक पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या रिलेशन है, वो उसकी वॉइस बताती है। तो वॉइस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? Voice of a verb defines the relation between the action that the verb expresses and the participants identified by its arguments. तो एक सेंटेंस में जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स मतलब जो पोटेंशियल सब्जेक्ट्स होते हैं,
जिनको हम सब्जेक्ट की तरह गिन सकते हैं उनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो एक सेंटेंस में जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनसे वर्ब्स का या एक्शंस का क्या रिलेशन है वो उसकी वॉइस बयान करती है। इसमें हम देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, अहमद आंसर्ड द फोन। अब अहमद जो है वो सब्जेक्ट है, आंसर्ड इज एक्शन, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म खुद कर रहा है। तो द एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट हिमसेल्फ, या फिर द सब्जेक्ट इज द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन। ये एक सेंटेंस है, अहमद आंसर्ड द फोन, अहमद ने फोन को आंसर किया। तो ये जो अहमद है ये सब्जेक्ट है मेन, और आंसर्ड जो है ये मेन एक्शन है इस सेंटेंस का। एक्शन मतलब मेन वर्ब है इस सेंटेंस का। तो ये जो मेन एक्शन है इस सेंटेंस का वो मेन सब्जेक्ट खुद परफॉर्म कर रहा है। तो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना जिसमें द सब्जेक्ट इज द एजेंट और द डूअर ऑफ द एक्शन, इन सेंटेंसेस की टोन को या इन सेंटेंसेस की वॉइस को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। तो ये है एक्टिव वॉइस। ये एक ऐसा सेंटेंस जिसमें मेन सब्जेक्ट मेन वर्ब या मेन एक्शन खुद परफॉर्म कर रहा है, या जो डूअर ऑफ एक्शन या है वो मेन एजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। ये क्लियर हुआ सबको कि एक्टिव वॉइस क्या होता है? चलो अभी एक और सेंटेंस देखते हैं हम। अहमद इज प्रोमोटेड दिस ईयर। तो अहमद इस साल प्रमोट हुआ है। अब यहाँ पर जो है ये वर्चुअल सब्जेक्ट है इसमें अहमद, मैं अभी बताता हूँ आपको क्यों। और मेन एक्शन या मेन सब्जेक्ट जो है वो है प्रमोटेड। देखो क्या है, इस सेंटेंस में जो फोकस है ना वो प्रमोशन के ऊपर है, ना कि अहमद के ऊपर। कोई प्रमोट हुआ है इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस बात कर रहा है कि अहमद इज प्रमोटेड दिस ईयर। तो अहमद इस साल प्रमोट हुआ है। और एक और चीज है इसमें, प्रमोशन जो है अहमद की वो अहमद ने खुद ने नहीं की है, वो किसी और ने की है। तो यहां से पता लगता है कि जो इसका आर्ग्यूमेंट है इस सब्जेक्ट का, इस सेंटेंस का आर्ग्यूमेंट, अहमद इसका आर्ग्यूमेंट है, वो परफॉर्मर नहीं है इसकी मेन एक्शन का। मतलब मेन जो इसका वर्ब है उसका खुद परफॉर्मर नहीं है। तो इससे क्या हो गया, जो एक्शन थी वो सब्जेक्ट बन गया, और जो आर्ग्यूमेंट था वो वर्चुअल सब्जेक्ट बन गया। मतलब वो एक फॉल्स सब्जेक्ट बन गया, जो कि दिखने में लगता है कि सब्जेक्ट है बट एक्चुअली में वो सब्जेक्ट नहीं है। हियर द मेन वर्ब इज द सब्जेक्ट। तो मेन वर्ब खुद ही सब्जेक्ट बन गया क्योंकि एक्शन को परफॉर्म करने वाला आर्ग्यूमेंट यहाँ पर नहीं है। दूसरा, द एक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द अहमद। ये क्लियर हो गया आपको, अहमद की प्रमोशन हुई है इस साल, मगर अहमद ने खुद को प्रमोट नहीं किया है, अहमद को किसी और ने प्रमोट किया है। इसलिए अहमद इज नॉट द performer of the action in this subject. Oh, sorry, in this sentence. Ahmed is not the performer of the action in this sentence. अब ये जो टाइप होती है ना सेंटेंसेस की, जिसमें आपका आपको जो दिखता है कि हाँ यार ये सब्जेक्ट है, बट वो सब्जेक्ट होता नहीं। क्यों? क्योंकि उस जो एक्शन हो रही होती है, मेन जो वर्ब है उस सेंटेंस में, वो हमारा जो दिखने वाला पोटेंशियल या वर्चुअल सब्जेक्ट है वो परफॉर्म नहीं करता। उनको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ए सेंटेंस वेयर द मेन वर्ब इज मार्क्ड एज अ सब्जेक्ट as the action is given more importance over the subject. तो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस एक्शन की, ना कि इस वर्चुअल सब्जेक्ट की। इसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। सबको क्लियर है ये, या किसी को पूछना है कुछ इसमें? अरे किसी को पूछना है इसमें कुछ? चलो आज एक काम करते हैं, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना तो आज इतना ही रखते हैं, बिकॉज इसके आगे इसके रूल शुरू हो जाएंगे। रूल्स तो इजी हैं बट समझने वाली बात इसमें अलग थी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आर्ग्यूमेंट या ये जो मैंने कहा कि वर्चुअल सब्जेक्ट और एक्शन या मेन सब्जेक्ट, क्या चक्कर है इसका। देखो सेंटेंस को ना आपने इस तरह से देखना, दो तरह के सेंटेंसेस होंगे। एक में जो सब्जेक्ट है वो खुद एक एक्शन परफॉर्म करेगा, और एक में एक्शन पे ज्यादा फोकस होगा ना कि सब्जेक्ट पे। तो जिस सेंटेंस में एक्शन पे ज्यादा फोकस होगा उस सेंटेंस में आप समझ जाइएगा कि एक्शन इज द मेन सब्जेक्ट, एंड जो आपको सब्जेक्ट लग रहा होगा वो यस यस रक्षंदा, दैट इज करेक्ट। जिसने भी चैट में ये लिखा है, सी रक्षंदा ने चैट में लिखा है कि इन एक्टिव वॉइस मेन फोकस इज ऑन सब्जेक्ट नॉट ऑन एक्शन। तो एक्टिव वॉइस में जो एक्शन है उस पर मेन फोकस नहीं होता, मेन फोकस सब्जेक्ट पर होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में मेन फोकस जो है वो एक्शन पे होता है, और एक्शन इसी तरह से आपका
मेन सब्जेक्ट बन जाती है, और जो पोटेंशियल सब्जेक्ट होता है या जो आर्गुमेंट होता है, जैसे इस सेंटेंस में है अहमद इज प्रमोटेड, तो सबको लग रहा है अहमद सब्जेक्ट है, बट अहमद वर्चुअल सब्जेक्ट है। मेन फोकस तो उसकी प्रमोशन पर है। और ये कैसे पता लगा उसकी फोकस पे मेन फोकस है? क्योंकि अहमद ने ये एक्शन खुद परफॉर्म नहीं किया। अगर हम पिछला सेंटेंस देखते हैं, जैसे पिछला सेंटेंस था अहमद आंसर्ड द फोन, अगर इसको मुझे पैसिव वॉइस में बोलना है तो मैं बोलूंगा द फोन वाज आंसर्ड बाय अहमद, तो उसमें जो फोन है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, आंसर्ड मेन एक्शन है, और अहमद जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस तरह से एक्टिव और पैसिव का कन्वर्जन होएगा। ये चीज आई होप अब सबको क्लियर है। सो लेट्स कीप इट दिस मच, वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। बट बिफोर वी गो, मेरे को अगले 10 या 20 सेकंड में जल्दी से बता दो कि ईद के दिन हमारा एक सेशन होने वाला है, उसको हम ले या ना लें, बिकॉज सारे बिजी होंगे उस दिन। नो सर। नहीं, चलो दो ने तो ना बोल दी, और कौन है? नो सर। चलो ठीक है, छोड़ो, 3 ना होगी, दैट मीन्स ना है। तो सैटरडे को हमारा सेशन नहीं होगा, हमारा सेशन संडे को होएगा। ईद वाले दिन कोई सेशन नहीं होएगा। एडवांस में ईद मुबारक सबको। और थैंक यू गाइस, यू हैव बीन वेरी वंडरफुल। अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज लेट मी नो ऑन द चैट, और मतलब व्हाट्सएप पे पूछ लो या कहीं पे भी पूछ लो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।